वेलकम। हमारा नेक्स्ट सेशन जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन करेंगे ड्यू टू अ डाइपोल। अपने प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर ये माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज हैं जो कि एक डाइपोल है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, तो इससे किसी गिवन डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? ये हमारा हो गया k 2p बाय r क्यूब। ये शॉर्ट डाइपोल के लिए वैलिड है। शॉर्ट डाइपोल कब? जब डाइपोल का लेंथ बहुत छोटा हो। लेकिन अगर यही पॉइंट A इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, कहीं इधर, तो उस केस में E इक्वेटोरियल, उसके लिए फॉर्मूला है KP बाय R क्यूब। दैट मीन्स इन दोनों से हम क्लियर देख रहे हैं कि r डिस्टेंस एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू r डिस्टेंस इक्वेटोरियल पॉइंट पर फील्ड के वैल्यू का डबल होगा। दैट मीन्स E एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल। ठीक, एक दो और चीजें थे इसमें हमने जिसको बताया था कि E एक्सियल और P वेक्टर के बीच का एंगल, ये दोनों पैरेलल होंगे। दैट मीन्स इसके बीच का एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। और E इक्वेटोरियल और डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। इन चीजों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। बट ये हमारे दो कंडीशन हैं। सपोज करिए आपको ये पूछा जाए कि कोई डाइपोल है और उस डाइपोल के चलते किसी ऐसे पॉइंट पर जिसका पोजीशन वेक्टर r है थीटा, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फिलहाल मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। E एट r थीटा इज इक्वल टू k P बाय R क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और अगर जरूरत पड़ेगी तो इसका डेरिवेशन क्लास में मैं बताऊंगा। फिलहाल आप इस डेरिवेशन को याद कर सकते हैं। इससे आप किसी एंगल पर 60 या 45 हो या और कोई एंगल हो, आप यहां से निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टॉर्क ऑन अ डाइपोल। नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैव बीन शोन बाय यूजिंग पैरेलल लाइंस। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिया। अब सपोज करिए कि एक डाइपोल है, किसी ओरिएंटेशन में प्लेस्ड है। यहां पर यू कैन टेक दीज टू चार्जेस टू बी माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एज शोन।
and as usual we are taking this distance to be 2a. तो जो डायरेक्शन हुआ डाइपोल मोमेंट का वो हमारा हो गया इस डायरेक्शन में माइनस से प्लस। नाउ सपोज करते हैं कि इनके बीच का एंगल ये थीटा है। नाउ व्हाट विल बी द फोर्सेस एक्टिंग ऑन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू? एज वी नो that a plus charge experiences force in the direction of electric field. So this plus charge will experience a force in this direction, F on plus charge. और इस नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो उसके अपोजिट में होगा। और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू Q चार्ज है तो Q इंटू ई होगा और इस जगह पर भी Q इंटू ई होगा। मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ उनके डायरेक्शन अपोजिट है। नाउ इफ देर आर टू फोर्सेस विच आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन एंड हैव इक्वल वैल्यूज इन मैग्नीट्यूड, देन दीज टू फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट ए कपल। आपने इसको रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ा होगा। और अगर ऐसा है तो ये दोनों फोर्सेस एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे एंड दैट टर्निंग इफेक्ट विल गिव दिस डाइपोल अ टॉर्क। और टॉर्क के चलते वो क्या करेगा, ये डाइपोल इस तरह से टर्न कर सकता है लाइक दिस। नाउ अगर ये पूछा जाए कि उस टॉर्क का वैल्यू क्या होगा तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोर्स क्या लगेगा। नेट फोर्स ऑन द डाइपोल क्या होगा बताइए। हमने देखा कि एक फोर्स लग रहा है QE अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और दूसरा फोर्स जो है वो QE अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी दोनों अपोजिट हैं। तो अगर हम वेक्टर सम इन दोनों का देखें तो ये हो जाएगा QE प्लस minus QE. So total force will be 0. It will mean that this dipole will have no translatory motion. अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो तो उस डाइपोल पर कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, वो कहीं मूव नहीं करेगा, बल्कि उसमें अगर सिर्फ होगा तो वो रोटेशनल होगा या टॉर्क होगा, टर्निंग इफेक्ट होगा। ना उस टॉर्क को हम लोग कैसे निकालें? तो मोमेंट ऑफ द कपल का एक फॉर्मूला है, इज इक्वल टू आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किनके बीच का डिस्टेंस? दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आइदर फोर्स? ये आइदर फोर्स QE है, किसी एक फोर्स को आप ले लीजिए और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर ये थीटा है और अगर ये 2a है तो ये हमारा हो गया 2a साइन थीटा। तो दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमारा हो गया 2a साइन थीटा। नाउ Q इंटू 2a को आप डाइपोल मोमेंट कहते हो, E ऑलरेडी है और ये बन गया साइन थीटा। नाउ इस केस में P भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और E भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपने पढ़ा होगा A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा। अकॉर्डिंगली ये जो टॉर्क है वो हमारा हो जाएगा P क्रॉस E। क्लियरली जो टॉर्क का डायरेक्शन है वह P क्रॉस E का डायरेक्शन होगा। दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ P एंड E। फॉर एग्जाम्पल अगर
आपका P का डायरेक्शन ये है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो P क्रॉस E जो होगा वो हमारा टॉर्क का डायरेक्शन ये हो गया। इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट रूल से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब यहां पर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वी नेम द टू पेयर्स ऑफ क्वांटिटीज विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन दिस फॉर्मूला, कौन कौन से क्वांटिटीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? तो टॉर्क परपेंडिकुलर है P का और साथ ही साथ टॉर्क परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं कि ये टॉर्क जीरो कब हो सकता है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा जीरो का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये डाइपोल इस तरह से रहे, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, माइनस से प्लस, P का डायरेक्शन। तो अगर P और E सेम डायरेक्शन में हो तो उस समय थीटा जीरो होगा। उस केस में टॉर्क का वैल्यू थीटा जीरो रखेंगे तो टॉर्क हमारा हो जाएगा 0। दैट मीन्स नो टॉर्क विल बी एक्टिंग। सिमिलरली थीटा अगर 180 डिग्री है, साइन 180 का वैल्यू क्या होगा? 0। टॉर्क अगेन विल बी 0। तो ये इन दोनों केसेस में मिनिमम टॉर्क लग रहा है। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री है तो थीटा 90 डिग्री होने पर टॉर्क का वैल्यू PE साइन 90 यानी 1, ये हमारा हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। नेक्स्ट, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस। एक पॉइंट चार्ज है या 2 चार्जेस हैं या 5 चार्जेस हैं या n नंबर ऑफ चार्जेस। इवन हमने डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला। लेकिन अगर कोई चार्ज कंटिन्यूअस हो, फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि ये आपका पेन है जो कि पूरी तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। अब इस चार्ज्ड पेन के चलते अगर यहां पर पूछा जाए फील्ड का वैल्यू क्या होगा, और यू कैन टेक दिस एज अ वायर, थिन वायर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको हम लोग कैसे निकालें? तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इसको हम थोड़ा सा देख लें क्या क्या हमको सीखना है इसमें। नाउ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीन तरह के हैं। एक है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा में है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? चार्जेस अगर किसी लाइन के फॉर्म में हो तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आप एक प्लेट को एज्यूम कर सकते हैं जो कि पूरी तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। उस केस में हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। और अगर कोई बल्क है जो कि पूरा का पूरा चार्ज है, अब चार्ज क्यूब अगर है जो कि पूरा चार्ज का ही बना हुआ है, सी चार्ज क्यूब एंड क्यूब ऑफ चार्ज बोथ आर नॉट सेम, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम चार्ज क्यूब कह रहे हैं तो इसका मतलब चार्जेज उसके सरफेस पर होंगे ओनली, और अगर क्यूब ऑफ चार्ज कहा जाए तो इसका मतलब हुआ कि चार्ज जो है वह पूरे क्यूब का होगा,
यानी उसका आप ये समझ सकते हो कि ये क्यूब है, ये पूरा का पूरा अंदर बाहर ऑल अराउंड वो पूरा चार्ज ही है। सिमिलरली आप अगर एक प्लेट ले रहे हो जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है लाइक दिस, या कोई लाइन हो सकता है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, इन तीनों केसेस में हम लोग क्या चीज लेंगे? बिकॉज वी कैन नॉट काउंट द चार्जेस इन दिस केसेस। कितने चार्जेस हैं ये हम काउंट नहीं कर पाएंगे, ये डिस्क्रीट क्वांटिटी नहीं, इनको हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में काउंट करते हैं। 3 टर्म्स हम लोग इसके लिए यूज करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, सो dq/dl हो जाएगा। और उसका यूनिट क्या हो सकता है? चार्ज का कूलम, लेंथ का मीटर इनवर्स। उसी तरह से अगर हम इसका लें सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये बन जाएगा dq/ds। यूनिट विल बी पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा। और उसी तरह से आप इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ले सकते हो, सो dq/dv अकॉर्डिंगली कूलम पर मीटर क्यूब। इनके यूनिट्स हो गए। अब एक नया टर्म हमारा आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मान लेते हैं कि आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कोई एरिया है। अब अगर ये कहा जाए कि इस एरिया से होकर के कितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, टोटल फील्ड लाइन कितने क्रॉस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूज करते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इट इज द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए गिवन एरिया। इस एरिया से होकर के कितने फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना। फील्ड लाइन कोई ऐसा चीज है नहीं जिसको हम काउंट कर सकें, सो इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए गिवन एरिया। क्योंकि आप कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, यू कैन ड्रॉ एज मैनी लाइंस एज यू विश। फर्क सिर्फ इतना होगा, या इसमें रेस्ट्रिक्शन इतना ही है कि आप जो लाइंस ड्रॉ कर रहे हो, दोज लाइंस शुड बी प्रोपोर्शनल टू द चार्ज which produces the field. That means, अब देखिए यहां पर अगर हम फ्लक्स कहें तो इसका अगर हम थोड़ा सा लिखें तो ये लिखा जाएगा कि इट इज द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। डिफाइन अगर करना चाहें तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? डेफिनेशन आप ये कह सकते हो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग a surface normal, क्रॉसिंग अ सरफेस, आप इसको नॉर्मली लिख सकते हो। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ना यहां पर एक टर्म आया है नॉर्मली, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। So whenever you have to define electric flux or magnetic flux, you must mention this. For example, हम लोग क्यों ऐसा ले रहे हैं? नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? सपोज करते हैं कि आपका ये कोई एक सरफेस एरिया है और कोई चार्ज यहां पर इस तरह से है ना। फील्ड जो है
वो कुछ इस तरह से होंगे इसका। अब क्लियरली देख रहे हैं कि ये जो फील्ड लाइन इस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है वो इस एरिया के नॉर्मल नहीं है। इस पॉइंट पर एरिया अगर हम लें परपेंडिकुलर इस जगह पर, तो वो एरिया हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। अभी तक हम लोगों ने एरिया वेक्टर उसको स्केलर माना है, एरिया को स्केलर माना था, लेकिन अब आप एरिया को एक वेक्टर मानोगे। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और सपोज करते हैं कि इसका एरिया है ds, तो ds इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया, बट इस एरिया के नॉर्मल में जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये डायरेक्शन जो दिखा रहे हो, उसको हम लोग एरिया वेक्टर कहेंगे। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट लेना है। इसलिए अगर ये थीटा है इस पॉइंट पर एंगल, तो ई का कॉस थीटा कंपोनेंट लोगे। नाउ ई कॉस थीटा और एरिया वेक्टर ये दोनों हमारे एक ही डायरेक्शन में है। एक्चुअली इसका फॉर्मूला है फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। दैट मीन्स ई ए कॉस थीटा। नाउ अब ये बताइए कि स्केलर है या वेक्टर है। जब मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है, इसका मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका एक ऐसा यूनिट भी होगा और वह होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। सो दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और दोनों में से जो लिखना चाहें आप। नाउ ये स्केलर क्वांटिटी है, बट इवन दो फ्लक्स हैज नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज। कब होगा ये समझ लीजिए। फ्लक्स हैज नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव वैल्यूज। एग्जाम्पल, कुछ केसेस ले रहे हैं। मान लेते हैं कि आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ ये आपका एक एरिया है। इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हुआ।